नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। समस्तीपुर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों और उसकी मां की मौत हो गई। घटना बिथान थाना क्षेत्र के मोरकाही गांव की है। महिला अपने 2 बेटी और 2 बेटों के साथ घास काटने जा रही थी, तभी सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में उसका एक बच्चा जा गिरा। उसे बचाने के चक्कर में एक के बाद एक सभी डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया। बिहार, झारखंड और यूपी के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद पूर्व मध्य रेलवे सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की तैयारी में जुट गई है। रेलवे जोन की ओर से 86 और ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का प्रस्तावित रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। इस बीच यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए 20 नई लोकल मेमू और डेमू पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन अगले 1 से 2 दिन में शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे सभी रूट पर पहले से चलने वाली सभी लोकल ट्रेनों के साथ ही बची हुई एक्सप्रेस ट्रेनों को शुरू करने की तैयारी में है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई मामले आए। कई ने ऋण माफी की बात कही तो कई ने ऋण नहीं मिलने की बात भी मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई। मुख्यमंत्री ने मौके पर इन समस्याओं के निदान के संबंध में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से बात की। इसी दौरान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से ऋण दिलाए जाने को लेकर एक युवती रोने लगी। उसने कहा कि भूलवश उसने 2 महीने मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता ले लिया। नियम यह है कि जो स्वयं सहायता भत्ता लेगा उसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से ऋण नहीं मिलेगा। पटना हाईकोर्ट ने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के मंत्री पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को 19 जुलाई को सुनवाई के लिए रखा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीन कुमार ने बताया कि भारतीय संविधान की धारा 163A के तहत मंत्री अशोक चौधरी की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। उन्होंने बताया कि अशोक चौधरी को मंत्री के रूप में नियमों के विरुद्ध 6 मई 2020 से 5 नवंबर 2020 तक कार्य करने दिया गया, जबकि विधान परिषद के सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 6 मई 2020 को ही समाप्त हो गया था, जिसके बाद उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा। उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर राज्य में सियासत गर्म है। एनडीए के सहयोगी दलों में ही इसको लेकर एक मत नहीं है। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होगी तब तक जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं है। इस बीच उनके दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कानून का समर्थन किया है। अब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी कानून को उचित और सराहनीय कहा है। बिहार के सिवान जिले के अंतर्गत महाराजगंज के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सीगरीवाल के सांसद निधि से फर्जी चेक के जरिए 89 लाख रुपए की निकासी किए जाने के मामले की जांच महाराष्ट्र, झारखंड और मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने लोगों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की है। ईओयू ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में जेल में बंद संदीप कोठारी और गणेश गावड़े को रिमांड पर लिया है। अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना संदिग्ध 4461 लोगों की जांच हुई, जिसमें 10 नए संक्रमित मिले हैं। सबसे अधिक मानगो, कदमा, घाटशिला में 2-2 मरीज मिले हैं। मरीजों की संख्या 51,697 हो गई है। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। अब तक कुल 1054 मरीजों की मौत हुई है। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस आज शाम 5:40 पर रांची पहुंचेंगे। रांची एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमाम मंत्री, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव शैलेश कुमार सिंह, कैबिनेट सचिव वंदना दादेल, डीजीपी नीरज सिन्हा उनकी अगुवाई करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार नवनियुक्त राज्यपाल को रांची एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वे सीधे राजभवन आ जाएंगे। 14 जुलाई को वे राजभवन के बिरसा मंडप में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन उन्हें शपथ दिलाएंगे। गुमला जिले में नक्सल अभियान के दौरान कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि जिले के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मरवा जंगल में माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आने से जवान घायल हो गया। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। उसके बाद जवान को हेलीकॉप्टर से लाने के बाद अस्पताल ले जाया गया है।
दुमका देवघर मुख्य पथ पर तालझारी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में पिकअप वैन सवार एक बच्चे की मौत हो गई। पिकअप वैन बारातियों से भरी हुई थी और सभी शादी में जा रहे थे। इसी बीच सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने वैन में टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोग जख्मी हो गए। राजधानी में ब्लैक फंगस पीड़ित उषा देवी की मौत के बाद 3 और मरीजों की मौत हो गई। तीनों मृतक रांची जिला के रहने वाले हैं। एक की मौत रिम्स, दूसरे की रेलवे हॉस्पिटल हटिया और तीसरे मरीज की मौत मेडिका अस्पताल में हो गई है। यह 24 घंटे में ब्लैक फंगस में सबसे अधिक मौत है और ब्लैक फंगस के 3 नए कन्फर्म मरीज भी मिले हैं। तीनों रांची जिला के हैं। बता दें कि अब ब्लैक फंगस के कन्फर्म मरीजों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। गढ़वा के कामत गांव में दहेज के लोभ में पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने एक महिला की पीटकर हत्या कर दी। मृतका के पिता ने पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत की है। घटना के बाद से मृतका के 2 नाबालिग बच्चों को लेकर पति और उसका पूरा परिवार फरार है। लोयाबाद कनकनी कॉलोनी के रोशन चौहान के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को मृतक की मां के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। महिलाओं ने जस्टिस फॉर रोशन बैनर हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। मृतक रोशन चौहान की मां रीता देवी का कहना है कि लोयाबाद पुलिस हत्या की जांच में लापरवाही बरत रही है। कई आरोपी अब भी स्वतंत्र घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना को सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया था। पुलिस सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करे। मालूम हो कि लोयाबाद कनकनी कॉलोनी में नाले विवाद को लेकर एक पक्ष ने विरोध करने वाले दूसरे पक्ष पर हरवे हथियार से लैस होकर हमला कर दिया था, जिसमें रोशन चौहान नामक युवक की मौत हो गई थी। एक का हत्या कर दिया गया है, दूसरा जिनकी मौत से लड़ रहा है, जो कि अभी तक एक जो उसमें मुजरिम है फरार है और प्रेमलता देवी का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। प्रशासन बोल रहा मत जोड़ो, उसमें मत जोड़ो। षड्यंत्र के तहत हुआ, हमको इंसाफ चाहिए। और दूसरे बच्चे का अभी दिल्ली ले जाना है और ये प्रेमलता का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, जो उनकी बहुत ही जो क्या कुछ मामला पूरा विस्तार से बताइए थोड़ा सा। ये मामला है कि मेरा बच्चा दवा लेने जा रहा था और बगल में जितना नाली का कचरा फेंक रहा था, बोला आंटी ये सब क्या कर रहे हैं, काहे फेंक रहे मेरे तरफ। मना किया होगा, बस इतने में उन लोग का किया, घेर करके और बुरी तरह से चाकू से मारा गया। दूसरा बेटा जो था उसको भी चाकू से 8 चाकू मारा गया और मेरे घर भी वार किया और चारों तरफ से पूरा फैमिली एकजुट होकर के षड्यंत्र रच करके ये मेरा काम का अंजाम दिया। जेईई मेंस की परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की तिथि भी जारी हो जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर बताया कि 12 सितंबर को नीट का आयोजन होगा। मंगलवार शाम 5 बजे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की वेबसाइट पर परीक्षा कार्यक्रम देखा जा सकेगा। इससे पहले यह परीक्षा 1 अगस्त को होनी थी। परीक्षा में जेईई मेंस की तरह कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सभी छात्रों को सेंटर पर ही फेस मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा प्रवेश एवं निकास के लिए टाइम स्लॉट निर्धारित होगा। कॉन्टैक्टलेस रजिस्ट्रेशन, सैनिटाइजेशन और शारीरिक दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर वामपंथी दलों ने फादर स्टेन स्वामी के मौत पर मंगलवार को प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाया, जिसमें वामपंथी नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए नारेबाजी की और विरोध मार्च निकाला। वामपंथी नेताओं ने बताया कि फादर स्टेन स्वामी की मौत बेहद दुखदायी है। उन्होंने सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई समेत कई अन्य मांगों पर अविलंब कार्रवाई किए जाने पर जोर दिया था। देश में जो स्टेन स्वामी का जिस तरह से स्टेन स्वामी का जुडिशियल में मौत होना, ये भाजपा की केंद्र सरकार आज कटघरे में खड़ा है। हम लोग ये मांग करते हैं कि जिस रूप से एक सामाजिक कार्यकर्ता जो आम लोगों के बीच में रह के गरीब लोगों को उत्थान करते थे, वैसे लोगों को झूठा केस में फंसा करके
और उनको जेल में रख के यातना देकर उनकी मौत की गई है। क्रिस्टियन स्वामी के साथ की गई निर्मम क्रूरतापूर्ण व्यवहार भारत सरकार के द्वारा जो की गई है, उसके विरुद्ध हम लोग प्रतिवाद दिवस आज मना रहे हैं और ये पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। वाम जनवादी शक्तियां मानवाधिकार का हनन, क्रूरतम तरीके से मानवाधिकार को कुचलने की केंद्र सरकार की नीति के विरोध में पूरे देश भर में आंदोलनरत है। ये जो आज है, जो फादर स्टीफन स्वामी की जो हत्या किया गया है, खास करके हिरासत में, और जिस तरह से ये परिस्थिति बनी, खास करके न्यायालय का जो रोल रहा, वो भी बड़ा दुखदायक है। और लोग ये आशा करते हैं कि कहीं से कहीं यदि सरकार का हमला होता है तो न्यायालय के शरण में जाएंगे, लेकिन न्यायालय की भूमिका भी संदिग्ध है। और इस सवाल पर जो स्टीफन स्वामी के साथ हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग इसका आज यहाँ पर प्रतिरोध करते हैं। धनबाद के SNMMCH में रविवार की देर रात विक्षिप्त युवती से दुष्कर्म मामले में जिला प्रशासन रेस हो गई है। इस मामले की जांच करने के लिए SDM और SSP मंगलवार को SNMMCH पहुंचे, जहां कई पहलुओं पर जांच की गई। हम आपको बताएं कि रविवार की देर रात एक निजी एम्बुलेंस चालक तथा उसके सहयोगी ने SNMMCH में भर्ती एक अर्धविक्षिप्त युवती से दुष्कर्म किया। इस खबर को 99 न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने आज जाँच करने SNMMCH पहुंची। के आलोक में ही सिक्योरिटी का एक ऑडिट के लिए हम लोग को DC सर की तरफ से आदेशित था, जिसमें मैं सदर SDM और ASP साहब से साथ में हम लोगों ने पूरे क्षेत्र का ही जो SNMMCH मेडिकल कॉलेज के अंदर का पूरा रास्ता हम लोगों ने देखा और जहाँ जहाँ मेजर लैप्सेस लग रहे हैं उसको हम नोट आउट करेंगे और उसका डिटेल बना के हम लोग एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उम्मीद करेंगे इस चीज़ को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। सर, इसमें देखा गया है जो अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है, जो कि रात की बात है, वहाँ जहाँ हवलदार रहते हैं, का होमगार्ड रहते हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ रहता है, बावजूद उसके UC को निकाल के बाहर ले जाया गया। तो घटना बड़ा शर्मनाक है और कहीं ना कहीं लैप्सेस हुआ है, उस चीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। रिपोर्ट बनेगा तो ऑफिस में एम्बुलेंस जितने थे वो नहीं लग रहे थे, पर उसके पहले वर्षों से यहाँ पे एम्बुलेंस लगा करते थे। आपके सुपरिटेंडेंट ने कुछ ऐसा बता दिया था कि यहाँ पे प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं लगेंगे, चूँकि हमारे कोरोना का भी समय था तो हमारे रेड क्रॉस की गाड़ियाँ लग रही थी। चूँकि प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए जहाँ लगने की कोई जगह नहीं थी, मरीजों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो पता नहीं उसके बाद इस कोरोना काल में लोगों ने अलाउ किया है, कहीं कोई लिखित उखित आदेश है नहीं, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी है कि यहाँ जो घटना घटी है वो सच में बड़ा शर्मनाक है, हम लोगों के लिए भी और जो यहाँ की हॉस्पिटल और मैनेजमेंट है उसके लिए भी। तो उसी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं कि इसको और कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं हम लोग। जो चीज़ें ADM सर ने बताया वो रियली बहुत कंसर्न रेज हुआ है कि हॉस्पिटल और हम लोग मिल के उसको कैसे चेक करते हैं। तो आने वाले दिनों में हम लोग और बेहतर सुविधा दे पाएंगे। धनबाद के बहुचर्चित SNMMCH दुष्कर्म मामले में सिटी SP ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर आरोपी संजय दास की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म मामले में आरोपी संजय दास को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष टीम गठित कर गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। मालूम हो कि SNMMCH धनबाद के महिला वार्ड में इलाजरत अर्धविक्षिप्त 20 वर्षीय युवती के साथ एम्बुलेंस चालक संजय दास व एक अन्य आदमी द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार के आदेश पर ASP मनोज स्वर्गीयार के नेतृत्व में टीम गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी में जुटी थी। PMC मतलब SNMMCH में एक घटना हुआ था, एक मेंटली डिस्टर्ब महिला के साथ एक रेप हुआ है, उसका सूचना आया था। उस पर सीनियर सर का तुरंत टीम गठित कर हमारे ASP साहब ने कंसर्न व्यक्ति को उसको गिरफ्तार, आज उसको जेल फॉरवर्ड भेज कर। इसमें 2 नहीं, मतलब वो जांच का विषय, बट अभी एक ही उसका आ रहा है, मेन उसका ही मेन रोल है। और झरिया के पाथलडी ट्रैफिक रेलवे कॉलोनी में मंगलवार को रेल अधिकारियों ने अतिक्रमण मुक्त कराया है। इसके लिए कई क्वार्टरों पर बुलडोजर चलाकर घरों को ध्वस्त किया गया है। रेल प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों में काफ़ी रोष है। बताया जा रहा है कि कई सालों से यहां लोग रेलवे के क्वार्टरों पर अवैध कब्जा कर घर बनाकर रह रहे थे। रेलवे अधिकारी कई बार इन्हें अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिए थे, बावजूद इसके कोई नहीं हटना चाह रहा था। इसीलिए आज अधिकारियों ने 60 क्वार्टरों को ध्वस्त कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।